हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर 4 समाजशास्त्र में शोध की विधियां और तकनीक। देखिए, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं हो, 12वीं हो, सीबीएसई एनसीईआरटी के हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो एनआईओएस के बोर्ड हो। सभी कक्षाओं के लिए जो है समाजशास्त्र में शोध की विधियाँ और तकनीक कई मानने में इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें जो चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। इसमें हम जो है क्रमशः आंकड़े के विषय विश्लेषण करेंगे, समस्याओं को जो है सामाजिक समस्याओं के विषय में भी हम चर्चा करेंगे, और साथ में जो है वो आंकड़े कैसे एकत्र करना है, उसकी क्या प्रणाली है, क्या तकनीक है, तो इसके विषय में जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर हमारा अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट इस चैप्टर के जो कि शोध और जो है तकनीक है, जो समाजशास्त्र है, उसमें पहला टॉपिक यही आता है कि ऐतिहासिक विधि। यानी सबसे पहले शोध की जो है हम ऐतिहासिक विधि पर चर्चा करेंगे कि इसका शोध की तकनीक और जो है ऐतिहासिक विधि में किस बात को जो है उजागर करने की कोशिश किया गया है। कहते हैं इतिहास के परिक्षेप में आए सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती है। ऐतिहासिक विधि उनमें मुख्य विधि है, और इस प्रणाली में जो है शोधकर्ता अतीत के जिस कालखंड को विशेष का अध्ययन करते हैं उस काल घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, और इस जानकारी को जो है स्रोतों को जो है प्रामाणिकता के विश्लेषण पर अधिक जोर भी दिया जाता है। इतिहासकारों द्वारा जानकारी एकत्र करने के लिए जो है प्रयुक्त होने वाले संसाधनों में सभी प्रकार के लिखित दस्तावेज शामिल होते हैं, जैसे तत्कालीन कानून, सार्वजनिक दस्तावेज, रिपोर्ट, व्यावसायिक लेख, समाचार पत्र, डायरियाँ, पत्र, वंशवृत्त, ब्राह्मणकर्ताओं द्वारा जो है प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत और अन्य सभी प्रकार की जो है साहित्य होती है। यानी दोस्तों, यहाँ पर अगर बात देखा जाए तो आंकड़े इकट्ठे करने की ऐतिहासिक विधियों में जो होती है कई चीज़ों को जो है सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो तत्कालीन कानून हो, सार्वजनिक दस्तावेज हो, रिपोर्ट हो, व्यावसायिक लेख, समाचार पत्र, डायरी, पत्र, वंशवृत्त, ब्रह्मकर्ताएँ या किसी प्रकार की साहित्य रचना हो, तो इन सभी चीज़ों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। और इन सब के साथ साथ उस दौर की बची हुई खुची इमारतें और अन्य कलाकृतियों को भी सहारा लिया जाता है। यानी ऐतिहासिक दृष्टि को देखने के लिए जो है वहाँ पर इमारतें और अन्य कलाकृतियों को भी सहारा लिया जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा मोहनजोदाड़ो में, यानी हड़प्पा कल्चर में बहुत सी चीज़ें जो है अभी मिली है, और उसी कलाओं से ही हमने पता किया है कि यहाँ पर किस प्रकार जो है समाज का विकास हुआ होगा। इस विधि में सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास और रूपांतरण का भी अध्ययन किया जाता है, और इसके लिए समाजशास्त्र एक अनेक जो है समाजों के बारे में एक लंबे अरसे तक जो है प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हैं। इसकी मुख्य कार्यवाही यह है कि सामाजिक आचरण संबंधी अतीतों के अनुभवों के आधार पर एक अंतर्दृष्टि जो है प्राप्त करने की इसमें चेष्टा की जाती है कि इसमें जो है किस बात पर चर्चा किया होगा। कहते हैं यदि समाजशास्त्र शोध में ऐतिहासिक विधियों के दो मुख्य रूप विकसित हुए हैं। पहला रूप जो है प्राचीन समाजशास्त्रियों का है, जो पहले ऐतिहासिक दर्शन और बाद में जो है जीव विज्ञान के क्रमिक विकास के सिद्धांत द्वारा प्रभावित हुए थे। इस विधि में जो है अनुसंधान और शोध सिद्धांतों को प्राथमिकता क्रम पर ध्यान दिया जाता है, और इस शोध विधि के केंद्र बिंदु माना गया है। सामाजिक ढांचे, संस्थाओं और जो सभ्यताओं के उद्भव, क्रमिक विकास तथा रूपांतरण से जुड़ी समस्याएं, इन सब का जो है संपूर्ण मानव इतिहास और सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में घनिष्ठ संबंध होते हैं। जैसे कि अगस्त काम्टे, स्पेंसर और ने स्पष्ट साफ शब्दों में इस बात को जाहिर भी किया था।
कहते हैं ऐतिहासिक विधि का दूसरा रूप जो है मुख्यतः मैक्स वेबर की कृतियों से मिलती है और इस विषय में जो संबंधी उनकी उल्लेखनीय पुस्तक भी है। पूंजीवाद की उत्पत्ति जो है इनका मेन पुस्तक है, जिसे पूंजीवाद की उत्पत्ति के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। कहते हैं आधुनिक नौकरशाही का विकास भी है और विश्व धर्मों का जो है अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है। इस शोध प्रणाली को विशेष बात यह है कि समाज संरचना एवं प्रकारों में आए ऐतिहासिक परिवर्तन की गहन जांच पड़ताल इसमें की गई है और इन परिवर्तनों को समाज में जो है आए कुछ दूसरे परिवर्तन में तुलना भी की गई है और इस विधि में जो है कार्यकारिणी एवं ऐतिहासिक दोनों जो है व्याख्याओं का सुंदर समावेश भी पाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो मैक्स वेबर की पुस्तक जो है पूंजीवादी की उत्पत्ति में काफ़ी कुछ उन्होंने बताने की कोशिश किया था, जो कि बहुत ही सराहनीय था। यदि बात यहाँ पर करें तुलनात्मक विधि का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि तुलनात्मक विधि में हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलनात्मक विधि द्वारा जो है अलग अलग छोटे छोटे बड़े बड़े समुदाय और सामाजिक संगठनों के आचार व्यवहार में आए परिवर्तन की तुलना की जाती है और विश्लेषण द्वारा यह पता किया जाता है कि परिवर्तन में पारंपरिक क्या समानताएं और क्या क्षमताएं रही है और उनके मुख्य कारण क्या रहे हैं। कहते हैं अध्ययन हेतु चुने गए लक्षण एक ही समाज के वर्गों के विशेष में बड़े बड़े समाजों में परिलक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो विभिन्न श्रेणियों में स्थान बदलने की गतिशीलता पाई जाती है। कहते हैं सामान्यतः तुलनात्मक विधि में ऐतिहासिक विधि और मिश्रित संस्कृति प्रणाली दोनों का समावेश सामान्य होता है। कुछ लेखक जो है तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों विधियों को एक सामान्य ही मानना चाहते हैं और तत्कालीन सभ्यताओं की तुलना करने के लिए इनके मिश्रित संस्कृति विधि का सिर्फ ये नाम देते हैं। बात करें समाजशास्त्री शोध के अंतर्गत तुलनात्मक अथवा सांस्कृतिक विधि की मान्यता है यह है कि एक समाज तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन तब तक संपूर्ण नहीं होती है जब तक किसी दूसरे समाज का व्यवस्था में उसकी तुलना न किया जाए। मानव शास्त्री ने इस विधि का जो है भरपूर उपयोग कर यह बताने की कोशिश किया है कि समाज का ढांचा कैसे विकसित होते हैं और कैसे बदलता है। हम यह निष्कर्ष तो निकाल लेते हैं कि हमारे समाजों में आए परिवर्तन में सार्वभौमिक जो है मानवीय प्रवृत्ति परिलक्षित है, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में और क्या क्या जो है विशेषताएं भरी पड़ी है। उन्हें जानने के लिए दोनों में तुलना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब तक एक दूसरे के साथ तुलना नहीं कीजिएगा सही कंक्लूजन पे आप नहीं निकलिएगा। इसलिए तुलनात्मक विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम दो समाजों को आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, जो कि बहुत विशिष्ट और इम्पोर्टेंट भी रहता है। कहते हैं समाज संरचना नामक पुस्तक में जो मर्डॉक ने जो है पारिवारिक ढांचे और कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए जो है मिश्रित संस्कृति अनुसंधान का उपयोग किया था। उन्होंने पाया कि हर किसी के अंदर एक प्रकार के सूक्ष्म परिवार होता ही होता है। यह सूक्ष्म परिवार जो है विश्वव्यापी होते हैं। यही एकल परिवार या तो परिवार की संस्था का एकमात्र रूप है या फिर एक जो है ऐसी इकाई है जो अन्य प्रकार की जटिल इकाइयों को जन्म देता है। संक्षिप्त में अगर तुलनात्मक अध्ययन विधि का उपयोग विभिन्न देशों, प्रदेश और धर्मों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए भी किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी देश के और प्रदेश के धर्म से संबंधित आंकड़े एकत्र करना तुलनात्मक विधि के अंतर्गत ही आता है और इस विधि द्वारा यह पता करने का प्रयत्न भी किया जाता है कि क्या कोई ऐसे सामान्य तथ्य हैं जिससे मानवीय आचार व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार तुलनात्मक विधि द्वारा विभिन्न समुदाय और संस्थाओं के बीच पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं को खोजने का सदैव ही प्रयास किया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ आती है। तुलनात्मक विधि एक लंबे समय तक जो है समाजशास्त्र में अध्ययन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती गई है और यह जो है परिकल्पना को परखने का एक साधन भी है। कहते हैं आधुनिकता समाजशास्त्री इस विधि का उपयोग छोटे सीमित स्तर पर ही तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सदैव करते हैं। उदाहरण के लिए शहरी जीवन और तलाक एवं किशोर अपराध की दर, परिवार का आकार और स्थान बदलने की प्रवृत्ति और समाज स्तर और शिक्षा जैसे छोटे शोध कार्य में ही इसका जो सदुपयोग किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त अनुभव और जानकारी के आधार पर जो है सैद्धांतिक सहसंबंध स्थापित भी किए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि बात करें विकासवादी समाजशास्त्रियों ने पहले इस विधि को अपनाया था अवश्य ही, लेकिन दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सामाजिक विधियों के नियम में इसका महत्व विविधता प्रतिपादित किया। दुर्खिम ने जो है व्यवहार प्रवृत्ति का वर्गीकरण भी किया, जैसे आत्महत्या की दरें।
देखिए आत्महत्या की दरें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट था। दुर्खिम ने इस बात को पूरा उजागर किया था कि समाज ही जो होता है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और वही कारण भी बनता है, ताकि सामाजिक घटनाओं में पारंपरिक संबंध, विस्मयता और कल्पनाओं को जो है परखा जा सके। इन नमूने का उपयोग तुलना करने के लिए इसलिए किया जाता है और यह विधि जो है समाज शासन धर्म में जो है उपयोगात्मक विधि के निकटतम मानी भी जाती है। दुर्खिम ने तुलनात्मक ऐतिहासिक विधि के पक्ष में अपना मत जो है व्यक्त किया, क्योंकि समाज शास्त्री प्रयोगशालवाद प्रयोग नहीं कर पाते थे, यानी प्रयोगशालवाद जो है प्रयोग नहीं करते थे समाज शास्त्री सब, और सामान्य स्थिति को जो है क्रमबद्ध तरीके से तुलना द्वारा एक प्रकार के अप्रत्यक्ष प्रयोग ही कर पाए थे। देखिए जब तुलनात्मक विधि खत्म होता है तो हमारा आता है प्रयोगात्मक विधि। इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता दो सर्वसमान समूहों में एक समूह यानी जो है प्रायोगिक समूह की अवस्था में नया परिवर्तनशील आयाम जोड़ते हैं और दूसरे जो है प्रभावी समूहों को तुलना कर इसे नए आयाम का जो है प्राथमिक समूह पर पड़ने वाले असर पर भी अध्ययन करते हैं। यदि प्रायोगिक समूह पर इन्हें नए आयाम का नियंत्रण समूह से भिन्न असर होता है तो प्रायोगिक समूह के व्यवहारों में बदलाव आता है और यह निश्चय मान लिया जाता है कि परिवर्तन उसे नए आयामों को जोड़ने के कारण ही आया है। प्रयोगशाला में सभी अवस्थाएं जो है पूर्व नियंत्रण होती है, केवल उस अवस्था को छोड़कर जो है प्रायोगिक समूह में परिवर्तन हो जाता है और जो प्रयोग का विषय होती है समाज शास्त्र में भी जो है क्षेत्र प्रक्षेपण किए जाते हैं। यानी प्रयोगात्मक विधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हम प्रयोग द्वारा जो है सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका स्थान प्रयोगशाला में न होकर वास्तविक संसार में होता है। देखिए प्रयोगात्मक का मतलब होता है प्रयोग, लेकिन ये प्रयोग जो होती है किसी लैब में नहीं होती है, ये पूरे संसार में होती है, पूरे समाज में होती है। जिन लोगों का व्यवहार अध्ययन का विषय बनाया जाता है उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि किसी शोधकर्ता के साथ ही उनके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बता के कीजिएगा तो वो जो है अपना वास्तविक जो है व्यवहार कभी नहीं करेगा। इसलिए बिना बताए ही शोधकर्ता जो होते हैं उसके व्यवहारों को अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन में कुछ जो है पुट तुलनात्मक अध्ययन विधि का आवश्यक होती है। इस तथ्य पुष्टि के लिए यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। कहते हैं अपने शोध में डैनियम्स ने 1965 में इंग्लैंड में होने वाले जातीय भेदभाव की सीमा का पता लगाना चाहा था। इस काम के लिए उसने 3 अलग अलग मुल्क के व्यक्तियों को चुना था, एक इंग्लैंड का, दूसरा वेस्ट इंडीज़ का और तीसरा हंगरी का रहने वाला था। उन तीनों से उसे आवास, नौकरी, बीमा कवर ढूंढने को कहा। उन तीनों को एक जैसी जो है शैक्षिक योग्यता थी, तीनों लगभग एक ही आयु के थे और तीनों को अंग्रेजी भाषा अच्छा ज्ञान था। उन्हें पाया कि इंग्लैंड के निवासी ने सभी क्षेत्रों में दूसरे दोनों के बेहतर सफलता प्राप्त की थी। हंगरी के रहने वाले का दूसरा स्थान रहा, जबकि वेस्ट इंडीज़ वाले को सबसे कम सफलता मिली थी। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जैसा प्रवेश होता है वैसा ही व्यक्ति जो होता है अपना कार्य करता है। तो ये शोध के रूप में इसको देखा जा सकता है। कहते हैं मैरासन ने अपनी पुस्तक में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे। क्या आपने कभी देखा है कि काफ़ी घर में घुसकर लोग कहाँ बैठते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि तब क्या होता है जब लोग उन्हें सीटों पर बैठने से इच्छुक होते हैं और जिन पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हैं, बजाय उन सीटों को जो खाली पड़ी है? यदि आपने ऐसा किया है तो निश्चय ही आपने उस परीक्षण विधि का उपयोग किया है जिसे समकालीन समाजशास्त्र क्षेत्र विषय में अध्ययन के लिए हाल ही में लोकप्रियता प्राप्त किया है। तो जो बहुत काफ़ी अध्ययन का एक नमूना था। कहते हैं इस संदर्भ में जो है मैरासन ने ऐसे शोध कार्य का भी वर्णन किया जो कैफ़े, लाइब्रेरी आदि जगहों पर होने वाली जो है परिस्थितिबंध घटनाएं दर्शाई गई, जो तब घटती थी जब कोई अचानक वहां पहले से ही बैठे लोगों को बिना बताए उसके अधिकार क्षेत्र में अथवा अवांछनीय रूप से उसके बीच में आ टपकता था, जिसके उन्हें कोई आशंका नहीं होती थी। वहां बैठे लोगों को यह धारणा कि केवल वही उस स्थान पर सदा बैठ सकते हैं सब पर प्रकट हो जाती थी। उसके पश्चात अगला विधि जो है कार्यक्षम विधि, यानी जीव विज्ञान के क्रमिक विकास जो है वादियों के शोध को अलग कार्य प्रणाली और अलग दावे थे। कहते हैं मूलतः इसके जो है विरोध स्वरूप समाजशास्त्र और समाज विकास संबंधी विज्ञानों के क्षेत्र में अध्ययनकर्ताओं ने अपनी अलग कार्यक्षम विधि का विकास भी
कर लिया था। कार्यक्षम विधि और कार्य विश्लेषण जैसे शब्द एक दूसरे के लिए सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, फिर भी कार्यक्षम विधि की चर्चा से पहले इसके और कार्य विश्लेषण के बीच अंतर स्पष्ट करना आवश्यक हो जाती है। कार्य विश्लेषण की क्रियाओं में शोधकर्ता उन सभी क्रियाकलापों का विवेचन करते हैं जो बार बार दोहराई जाती है और देखता है कि उनका जो है समकालीन विस्तृत सामाजिक व्यवस्था पर जिसके वे स्वयं अंग है क्या असर पड़ता है। इस तरह कार्यक्षम जो है विधि समाजशास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने का एक अच्छा साधन सिद्ध भी होता है। इसका उद्देश्य उन सामाजिक और संस्कृति तथ्य तत्व का पता लगाना और उनकी परीक्षण भी करना है जो व्यापक रूप से समाज में जो है विद्यमान होते हैं। बहुधा इसकी अर्थ यह माना जाता है कि वे तत्व किस तरह संपूर्ण समाज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और उससे स्वयं ही जो है प्रभावित होते हैं जिसके साथ वह हमेशा रहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्यक्षम विधि का जो है अर्थ कार्य क्षमता और सामाजिक ढांचे को कार्य प्रणाली का विवेचन भी होता है। समाजशास्त्र के संदर्भ में इस प्रणाली का उल्लेख पहली बार 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाजशास्त्री एल्mer दुर्खिम और 20वीं सदी के अमेरिकन समाजशास्त्री तलकोट पार्सन तथा उसके शिष्य ने किया था। लेकिन इस विधि के जरिए जैविक क्रमिक विकास विज्ञान के कार्य प्रणाली से जुड़ी है। इस क्षेत्र की उल्लेखनीय कृतियाँ जो है वेलेंसिया मेलिनोव्स्की और A.R. जो है रेडिफोल्ड ब्राउन द्वारा रची गई थी। इन विधि का मूल्य बिंदु जो है समग्र समाज व्यवस्था का अध्ययन है जिसका उद्देश्य यह पता करना होता है कि व्यवस्था कैसे कार्य करती है, इसमें बदलाव कैसे आते हैं और इसका क्या है और कैसे अभाव परिक्षेपित होती है। इस प्रकार यह विधि एक ऐसी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिसका द्वारा समाज के विश्लेषण का अध्ययन भी किया जा सके। इसका केंद्र बिंदु समाज में व्यवस्थित और स्थिरता का स्रोत उद्गम का पता लगाना होता है। जिन बातों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है वह समाज संस्थाएं किस प्रकार सामाजिक जीवन में व्यवस्था कायम रखने में सहायता करती है और सामाजिक व्यवस्था जो है आचार व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित यहाँ करती है। कहते हैं कार्य क्षमतावादी प्रणाली के अंतर्गत समाज की कल्पना उस व्यवस्थित के रूप में की जा सकती है जिसके जो है अनेक अंग एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें अकेले अकेले में समझा जा सकता है। इसमें से यदि किसी एक में कोई बदलाव आता है तो सारी व्यवस्था का संतुलन कुछ हद तक बिगड़ जाता है और कभी कभी इसका असर दूसरे अंगों पर भी सीमा तक पड़ जाता है कि सारी व्यवस्था को ही बदलने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगती है। बात करें 19वीं शताब्दी में कार्य क्षमता विधि का उद्भव जीव विज्ञान के जैविक क्रमिक विकास के नमूने के तौर पर हुआ था और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विश्लेषण में जैविक विज्ञान जैसी ही समानता ढूंढी जिसमें जीव का विश्लेषण स्थान होता है और इसका कहना था कि समाज भी एक जीवित इकाई होती है। जैसे एक जीव के अंग प्रत्यय एक दूसरे से विभिन्न रूपों में जुड़े हुए होते हैं और वह सब मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं, वैसी समाज की भी दशा है। एक जीवित इकाई की तरह जो है समाज के अनेक अंगों का जो सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी करती है। कहते हैं जिस प्रकार जो है शरीर में जो है हड्डियों सभी अंगों का रक्त जो है प्रदान करना होता है, यानी सभी शरीरों के जो होते हैं हृदय सभी अंगों को जो है रक्त प्रदान करता है, उसी तरह समाज संस्थाएं जो है व्यवस्थाएं भी सारे समाज के प्रति अपना विशिष्ट कार्य रखता है। तो यहाँ पर जो है हृदय को जो है एक तुलना किया गया है जिसमें देखिए हृदय का कार्य क्या होता है कि शरीर से जो है ब्लड आता है और विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, जैसे रिसीव करने के काम करता है। तो उसी प्रकार जो है हमारा समाज भी एक संस्था व्यवस्थित भी है जो कि सारी समाजों को लेकर कार्य करने के लिए सदैव अग्रसर होता है। रॉबर्ट मर्सन ने इस जैविक समानता की धारणा का खंडन भी किया था, फिर भी यह कार्य क्षमता विधि की मूल भावनाओं से अलग न हो सके। उनके विचार में समाज की वही छवि रही है जिसमें समाज के अनेक अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जो सब मिलकर समाज का संचालन करते हैं। मॉडर्न में कार्य का अर्थ वो भी कार्यकलाप ही समझा जाता है जिनकी संप्रदाय प्रभाव समाज में संतुलन बनाए रखने में परिलक्षित होती है। इसके विपरीत ऐसा भी कार्य होते हैं जो संतुलन को बिगाड़ने में स्पष्ट रूप से सहायक भी होते हैं। कहते हैं कार्य क्षमता विश्लेषण की दृष्टि में समूह एक ऐसी कार्यरत इकाई है जिसके सभी अंग समूचे समूह की भलाई के लिए काम सदैव करते हैं। जब हम किसी एक छोटे अंग के कार्य के विषय में विचार करते हैं तो हमें यह
देखना होता है कि इस छोटे अंग के कार्य का बड़े अंग के कार्य का क्या संबंध है। इस विचार को किसी भी सामाजिक समूह या सारी सामाजिक व्यवस्था अथवा एक जो है कॉलेज या परिवार जैसी छोटी इकाई के बारे में भी लागू किया जा सकता है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कार्यक्षम ज्योति विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके संकेत एवं तत्व को शक्तियों की ओर होती है जो समाज में एकीकरण, संतुलन एवं विघटन उत्पन्न भी करती है। इस विधि द्वारा हम समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी एक समय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो है सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। अगली बात जो होता है अनुभाविक विधि। देखिए अनुभाविक विधि भी कई मायने में इम्पोर्टेंट है। इस विधि में क्षेत्र विशेष से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और समाज संबंधी तथ्यों को जो है यथावस्थ रूप से अध्ययन और विवेचन भी किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।